नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एड्यूजब टीच प्लेटफॉर्म पर। आज तक हमने प्रधानमंत्री के बारे में शुरू किया था लास्ट क्लास में। आज हम प्रधानमंत्री के अगले चरण में देखेंगे कि क्या क्या प्रधानमंत्री के कार्य हैं, क्या प्रधानमंत्री को शक्तियां मिली है और प्रधानमंत्री की भारत में भूमिका कैसी है। तो हमने देखा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए होते हैं और राष्ट्रपति उनकी सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। दूसरी बात, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। अगर लोकसभा में बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति अपने स्ववेग से सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का उस समय सदस्य होना आवश्यक नहीं है। अगर आप एक बार प्रधानमंत्री बन जाते हो तो 6 माह के अंदर आपको संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ऐसा 2 बार हुआ है। पीवी नरसिम्हा राव जब 1991 में बने और दूसरी बार 1996 एचडी देवगौड़ा। पीवी नरसिम्हा राव ने बाद में लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करी और उसके बाद आता है एचडी देवगौड़ा, उन्होंने बाद में राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करी। दूसरी बात कि राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है। जैसे जब इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह राज्यसभा के सदस्य थे उस समय। उसके बाद हमने देखा शपथ, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उसके बाद इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ये धारण करते हैं। उसके बाद इनका त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देता है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। और उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री का वेतन संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसके बाद सरकार ने क्या कार्य किया, क्या कुछ नियम बनाए, वो सारी इंफॉर्मेशन देने की कर्तव्य होता है प्रधानमंत्री का, वो राष्ट्रपति को सारी जानकारी प्रदान करेगा। यहां तक हमने देखा। अब देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और प्रधानमंत्री की शक्तियां। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। तो प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों में हम देख रहे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। अब देखिए इसको हम 2 भागों में देखेंगे। एक तो राष्ट्रपति के संबंध में और दूसरा देखेंगे मंत्री परिषद के संबंध में। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति के संबंध में। नंबर फर्स्ट आएगा राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में। अब देखिए प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या शक्तियां होती है वो सारा हम देखेंगे अब, ठीक है। तो राष्ट्रपति के संबंध में पहला आता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य की सबसे बड़ी योजक कड़ी होती है। पहली बात है जो राष्ट्रपति होता है और दूसरा प्रधानमंत्री होता है, उन दोनों को आपस में जोड़ने की कड़ी के रूप में काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो पहला कार्य है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य योजक कड़ी के रूप में कार्य करना। तो पहला कार्य राष्ट्रपति के रूप में मंत्री परिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का काम, ठीक है, काम होना। किसका काम होना? जो आपके राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है ना, वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य संवाददाता के रूप में कार्य करता है। दोनों की इंफॉर्मेशन आपस में ट्रांसफर करने का कार्य करता है, दोनों को आपस में जोड़कर रखता है। सीधा मंत्री राष्ट्रपति के पास ना जाकर वो प्रधानमंत्री के पास जाएगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उसकी सूचना प्रदान करेगा। उसके बाद अगला आता है प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका के प्रशासन और विधान संबंधी सूचना प्रदान करता है। अगला काम क्या होता है? जो भी संघ की कार्यपालिका है उसके प्रशासन और विधान से संबंधित जो विषय होते हैं
उसके बारे में जो जानकारी होती है वह प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की जाती है। तो अगला आता है कि वह यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, इसमें दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका के प्रशासन संघ की कार्यपालिका के प्रशासन व विधान विषय संबंधी जानकारी से अवगत करवाता है। तो अगला आता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वह राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका के प्रशासनिक और विधायी कार्य क्या हुए उन जानकारी से अवगत करवाने का काम राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सरकार के सभी कार्यों की जानकारी की सूचना प्रदान करने का कार्य करता है, उसको अवगत करवाता है कि कौन कौन से कार्य हमने किए। अगला आता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने का परामर्श देता है। अगला काम होता है कि जो संसद का सत्र लागू होगा और उसको खत्म करना है, इसके परामर्श प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान किया जाता है। तो अगला आएगा, वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। तो अगली बात, तीसरी बात क्या है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध में? प्रधानमंत्री यानी वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने व सत्रावसान करने की सिफारिश करता है। तो जो राष्ट्रपति को जो संसद के सत्र को आहूत करना है, उसको खत्म करना है, तो उसकी सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला आता है, ये तो हो गया सत्र को आहूत करना और उसका सत्र अवसान करना। अब आता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने या भंग करने की सिफारिश कर सकता है। जब प्रधानमंत्री को लगे कि उसका लोकसभा में बहुमत नहीं है, या फिर सरकार गिरने की कगार पर है, या फिर वह विश्वास प्रस्ताव पास करने में सक्षम नहीं है, या अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर दे। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। तो लोकसभा का विघटन करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर करता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन किया जाता है। तो अगला क्या आएगा? वह का मतलब है आपके राष्ट्रपति, ठीक है। नंबर 4, वह मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा का विघटन करने की सिफारिश कर सकता है, ठीक है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करेगा और किसकी सिफारिश पर करेगा? प्रधानमंत्री के
कहने पर करेगा। अगला आता है जो प्रधानमंत्री होता है, जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसको परामर्श कौन देता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति विभिन्न नियुक्तियां करता है। विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियां प्रधानमंत्री के परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण नियुक्ति को नहीं कर सकता। तो अगला आएगा विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाती है। तो पांचवी बात हम यहां पर देखते हैं, विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर। ठीक है, तो ये बातें आपको है राष्ट्रपति के संबंध में ध्यान रखनी है। पहली बात कौन सी है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है, पहली बात। दूसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका के प्रशासन और विधान से विशेष संबंधित जानकारी से अवगत करवाता है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 78 के तहत। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और उसका सत्र अवसान करने की सिफारिश भी करता है। प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा का विघटन करने की राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, और जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है वह प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार करता है। अगली हम शक्तियां देखेंगे मंत्री परिषद के संबंध में, यानी मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में। तो दूसरा आएगा आपके राष्ट्रपति हो गया। अब हम देखते हैं मंत्री परिषद किस में स्थिति। अगली बात हम देखते हैं यहां पर नंबर 2 है, नंबर 2 एक हो गया राष्ट्रपति। नंबर 2 देखेंगे मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री की, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति। अब हमें देखना है कि जो मंत्री परिषद होता है उसमें पीएम की स्थिति क्या होती है। तो पीएम आप देखोगे विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। ठीक है, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को ही मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने की है। तो पहली बात कौन सी आपको ध्यान रखनी है? पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति होती है उसे राष्ट्रपति करता है, उसकी सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। तो पहली बात इसमें क्या आएगी? पहली बात आएगी कि जो मंत्री नियुक्त होगी, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है, पहली बात। मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वह करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन सिफारिश उसकी कौन करेगा? उसकी सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है कि निम्न व्यक्तियों को मुझे मेरी मंत्री परिषद में शामिल करना। उसके बाद मंत्रियों को विभागों का आवंटन करना और विभागों का फेरबदल करना। मंत्री नियुक्त कर दिया, अब कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है, और अगर कोई मंत्री अपने विभाग का काम सही नहीं कर रहा है तो विभागों का फेरबदल करना, यह भी प्रधानमंत्री करता है। तो दूसरा आप देखेंगे इसमें मंत्रियों को विभागों का आवंटन करना
आवंटन करना एवं विभागों में फेर बदल करना। मंत्रियों को विभागों का आवंटन करना और फिर अगर किसी भी मंत्री का विभाग चेंज करना है तो वो भी कौन करेगा? आपके प्रधानमंत्री के द्वारा किया। अगला आता है जो मंत्री परिषद होती है उसकी जो कार्य सूची होती है कि मंत्री परिषद को कौन कौन से कार्य करने हैं, उस कार्य सूची का निर्धारण भी प्रधानमंत्री करना। तो अगला आएगा मंत्री परिषद की कार्य सूची का निर्धारण करना, ये भी प्रधानमंत्री कर रहा है। तो नंबर 3 आएगा मंत्री परिषद की कार्यसूची का, मंत्री परिषद की कार्यसूची का निर्धारण करना। ठीक है, मंत्री परिषद की कार्यसूची का निर्धारण भी कौन करता है? आपके प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रधानमंत्री जो होता है ना, वह मंत्री परिषद की विभिन्न गतिविधियों और कार्यवाहियों का संचालन करता है। तो मंत्री परिषद की विभिन्न कार्यवाहियों और गतिविधियों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो मंत्री परिषद जो भी गतिविधि करती है, जो भी कार्यवाहियां करती है, उसका संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो अगला आएगा नंबर 4, नंबर 4 है मंत्री परिषद की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यवाहियों का संचालन, ये भी कौन करता है? अपने प्रधानमंत्री करता है। ये सारी मैं प्रधानमंत्री के कार्य बता रहा हूं। तो प्रधानमंत्री क्या करेगा? जो भी मंत्री परिषद की गतिविधियां होती है, जो भी वो कार्य करेगी, उसका संचालन कौन करेगा? आपके तो प्रधानमंत्री करेगा। अगला आता है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब भी मंत्री परिषद की बैठक होगी तो प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करता है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, नंबर 5, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो प्रधानमंत्री क्या करेगा? मंत्री परिषद की जो भी बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगला आता है जो भी मंत्रिमंडल अपना त्याग देता है, वह अपना त्याग मंडल देने पर पूरा का पूरा, जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही बर्खास्त हो जाता है। तो प्रधानमंत्री के त्याग पत्र के साथ उसका पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगा। अगली शक्ति ये है, अगर प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद को बर्खास्त करना है तो स्वयं त्याग पत्र दे दे तो पूरा का पूरा मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाएगा। नेक्स्ट बात आएगी नंबर 6, स्वयं त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। तो अगली शक्ति है प्रधानमंत्री के पास कि अगर उसने त्याग पत्र दे दिया तो पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल होगा वह मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा? बर्खास्त हो जाएगा। अगला आता है प्रधानमंत्री किसी भी वक्त किसी भी मंत्री से त्याग पत्र मांग सकता है और राष्ट्रपति उसको क्या कर देगा? पद से मुक्त कर देगा। तो अगला आएगा, लास्ट ही बात है अब तो, प्रधानमंत्री यानी वह किसी भी वक्त किसी भी मंत्री से
किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री किसी भी समय मंत्रियों से त्यागपत्र मांगकर उनको बर्खास्त कर सकता है। इसके बाद हमने देखा जो ऑल ओवर हमने अभी देखा कि जो प्रधानमंत्री होता है मंत्री परिषद की एकता और मजबूती का प्रतीक होता है। ये सारी की सारी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी। कार्य है, शक्ति है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी स्थिति क्या होती है, उसके पास शक्तियां क्या होती है। अब आता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। पहला हमने देखा राष्ट्रपति के संबंध में, मंत्री परिषद के संबंध में, अब उसका व्यक्ति से उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो तीसरी बात आएगी अब इसमें प्रधानमंत्री की शक्तियां। अब हम देखते हैं नंबर 3, प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। अब इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहला आता है कि राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना। पहला प्रधानमंत्री का कार्य या शक्ति क्या होती है, जो देश की राष्ट्रीय नीति होती है उसका निर्धारण कौन करता है, तो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करता है। तो पहला काम राष्ट्रीय नीति का निर्धारण, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। पहला काम क्या हो गया प्रधानमंत्री का, वह राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करता है। उसके बाद आता है मंत्रिमंडल का निर्माण, ये भी प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल का जो निर्धारण होता है, किस किस व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किस मंत्री को कौन सा पद देना है, कौन सा विभाग देना है, ये प्रधानमंत्री तय करता है। तो मंत्रिमंडल का निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा। तो अगला इसका कार्य क्या हो गया, सकती है मंत्रिमंडल का निर्धारण करना, या निर्धारण करना या निर्माण करना। निर्धारण का मतलब हो गया निर्माण करके उनको विभागों का बंटवारा करना। उसके बाद आता है प्रमुख नियुक्तियों संबंधी सलाह देना। राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करता है उसके लिए सलाह देना। ठीक है, ये हमने पहले चर्चा कर ली। उसके बाद आता है सभी विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करना। सभी विभाग आपस में मतभेद ना हो, इसलिए समन्वय स्थापित करने का काम किसका होता है, प्रधानमंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का काम करता है, उनको आपस में जोड़ कर रखता है। तो सभी विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करना। तो अगली बात हम देखते हैं विभिन्न विभागों में नीति संबंधी, विभिन्न विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करना। ये काम प्रधानमंत्री का होता है कि जितने भी सरकार के विभाग होते उनके मध्य समन्वय स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री का होता है। उसके बाद हमने अभी पढ़ा था कि अगला काम होता है प्रधानमंत्री विभिन्न प्रकार के बैठकें होती है मंत्रिमंडल की, उसकी अध्यक्षता करता है। तो एक बात इसमें ही लिख लेते हैं, मंत्रिमंडल की मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना। तो ये हमने प्रधानमंत्री के कुछ कार्य और शक्तियां देखी जो मैंने इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको बता दी है। अब अगला हम देखते हैं प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां, इसके साथ कुछ और अन्य शक्तियां हैं। तो केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है, जो भी केंद्र सरकार की मुख्य नीतियां लागू होती है वह जनता तक
उद्बोधन के माध्यम से कौन पहुंचाता है? तो प्रधानमंत्री। तो केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होना, केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होना। उसके अलावा ये क्या करता है? विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत की विदेश नीति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री। और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगली बात आएगी विदेश, अगला काम प्रधानमंत्री का विदेश नीति से संबंधित, विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेना तथा विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना। आप देखेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण विदेशों के साथ संबंध स्थापित होते हैं, संधियां होती है, वो प्रधानमंत्री के माध्यम से होती है। आप देखोगे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी कितनी यात्राएं करते हैं। उनकी यात्रा करने का उद्देश्य होता है ताकि विदेशों के साथ सौम्यपूर्ण संबंध बन सके, ताकि हम विदेशों के साथ अच्छे संबंधों से व्यापार और वाणिज्य इसको प्रोत्साहन दे सके। इस प्रकार से विदेश नीति के संबंध में प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि विदेशों के साथ जो संबंध बनते हैं वो प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण नीतियों के कारण ही बनते हैं। इस प्रकार से हमने देखा प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण शक्तियां और कार्य। अब देखते हैं प्रधानमंत्री जो होता है ना, कुछ निकायों का अध्यक्ष भी होता है। कुछ भारत के प्रमुख निकाय, मैं आपको 5-7 नाम बताऊंगा, उनका अध्यक्ष कौन होता है? आपके प्रधानमंत्री होता है। तो अगला आता है प्रधानमंत्री कुछ निकायों के अध्यक्ष के रूप में। अब कुछ ऐसे अध्यक्ष हम विभाग देखेंगे जहां पर अध्यक्षता कौन करता है? आपके प्रधानमंत्री के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। तो सबसे पहला अध्यक्ष आता है नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, जो योजना आयोग के स्थान पर आया था। तो पहला आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन? नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। उसकी अध्यक्षता, उसकी बैठकों की अध्यक्षता नीति आयोग की करता है, प्रधानमंत्री करता है। उसके बाद नंबर दूसरा आता है आपके अंतरराज्यीय परिषद। विभिन्न राज्यों के मध्य संबंधों को सही करने के लिए, उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत। उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। तो अगला आता है विभाग अंतरराज्यीय परिषद। इसकी भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय एकता परिषद। विभिन्न राज्यों के मध्य एकता स्थापित करने के लिए जो एकता परिषद होता है, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अगला आता है राष्ट्रीय एकता परिषद। उसके बाद अगला आता है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो अगला कौन सा है? नंबर 4 राष्ट्रीय विकास परिषद। उसके बाद अगला आता है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। विभिन्न राज्यों के मध्य जल का बंटवारा करना है, उसके लिए जल संसाधन परिषद, उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। तो नंबर 5 आएगा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। राष्ट्रीय जल संसाधन
परिषद। उसके अलावा आता है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष, उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। अगला अध्यक्ष आएगा आपके नंबर 7, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसका अध्यक्ष भी आपके पीएम होता है। उसके बाद आता है आपके प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। राजनीतिक और संवैधानिक, तीनों सेनाओं का संवैधानिक प्रमुख अपने राष्ट्रपति और राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री। तो अगली बात आएगी 8वीं, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख, प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। उसके बाद वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद, कौन सा है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नंबर 9 आता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है। क्या नाम है इसका? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR। इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, CSIR, इसका अध्यक्ष भी आपके प्रधानमंत्री। उसके बाद आता है आपके विश्व भारती विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो उसका नाम क्या है? ये आपके शायद वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है। 10वां विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय का ये क्या होता है? प्रधानमंत्री कुलाधिपति। भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय जिसका कुलाधिपति प्रधानमंत्री होता है, उसका नाम विश्व भारती विश्वविद्यालय है, ठीक है। क्योंकि बाकी सबका राष्ट्रपति होता है। और एकमात्र सवाल आता है कि निम्न में से कौन से आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है या नहीं होता है? तो आपको ये आयोग ध्यान रखने, इन आयोगों का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। और एकमात्र आपके जो विश्वविद्यालय उसका कुलाधिपति प्रधानमंत्री होता है, उसका नाम है आपके विश्व भारती विश्वविद्यालय। अब इसके बाद अगला हम देखेंगे प्रधानमंत्री की भूमिका और प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व। अब प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है, वह कौन कौन से उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है, अब हम अंतिम रूप से उनके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की भूमिका। प्रधानमंत्री की भूमिका एवं उत्तरदायित्व। अब प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है, क्या उत्तरदायित्व होते हैं, अब उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो पहली बात तो आती है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और लोकसभा दोनों का नेता होता है। मंत्रिपरिषद का भी और लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है, यह मंत्रिपरिषद एवं लोकसभा, मंत्रिपरिषद एवं लोकसभा दोनों का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रिपरिषद का एवं लोकसभा दोनों का ही नेता होता है। उसके बाद क्या होता है कि प्रधानमंत्री का यह दायित्व होता है कि मंत्रिपरिषद ने कौन कौन से निर्णय लिए उससे राष्ट्रपति को अवगत करवाना, यानी मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत करवाना। तो अगली भूमिका हम देखते हैं
परिषद द्वारा मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से, मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत करवाना, राष्ट्रपति को अवगत करवाना। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताता है कि उसकी मंत्रिपरिषद ने कौन कौन से महत्वपूर्ण विधि और प्रशासन से संबंधित निर्णय लिए हैं, उसकी जानकारी से वह राष्ट्रपति को अवगत करवाता है, उसकी सूचना प्रदान करता है। उसके बाद आता है कि प्रधानमंत्री आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर प्रबंधन का प्रमुख होता है। आपातकाल की स्थिति आती है तो राजनीतिक स्तर पर आपदा का प्रबंधन कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा आपातकाल की स्थिति में राजनीतिक स्तर पर आपदा का प्रबंधन किया जाता है। तो अगला आएगा आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में राजनीतिक स्तर पर आपदा का प्रबंधन करना। ठीक है, तो ये आपके प्रधानमंत्री के बारे में कुछ उत्तरदायित्व थे, कुछ उसके प्रमुख बातें थी। मैंने आपको लगभग सारी बातें प्रधानमंत्री के बारे में बता दी है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा और मंत्रिपरिषद दोनों का ही नेता होता है, पहली बात आप देखेंगे। उसके बाद आता है कि जो ये प्रधानमंत्री होता है, जो भी मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिए, चाहे प्रशासन से संबंधित चाहे नीति से संबंधित, उन सभी जानकारियों से वह राष्ट्रपति को अवगत करवाता है। अगली बात देखिए, अगर देश में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो प्रधानमंत्री आपदा का प्रबंधन करता है राजनीतिक स्तर पर। अब हम देखते हैं, एक आता है प्रधानमंत्री कार्यालय। अगला हम देखते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में, जो प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है उसके बारे में। तो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में हमें क्या देखना है? प्रधानमंत्री कार्यालय, तो यह क्या था? पहले इसके स्थान पर ये जो नामकरण हुआ है जून 1977 में मोरारजी देसाई के द्वारा इसका नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से पहले ये एक गवर्नर जनरल के सचिव की जगह स्थित हुआ है। पहले क्या था? भारत में गवर्नर जनरल का सचिव ऐसी ऑफिस थी, 1977 तक ऐसा रहा। लेकिन उसके बाद मोरारजी देसाई ने इसका नाम बदलकर जून 1977 में इसका नाम प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया। ठीक है, तो अगला आता है इसका नामकरण जून 1977 में मोरारजी देसाई द्वारा किया गया। तो यह नाम जून 1977 को मोरारजी देसाई द्वारा रखा गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो प्रधानमंत्री कार्यालय है इसका नामकरण 1977 में मोरारजी देसाई के द्वारा रखा गया। इसके बाद इसमें दो प्रमुख होते हैं, एक तो होता है राजनीतिक प्रमुख और दूसरा होता है प्रशासनिक प्रमुख। तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय का राजनीतिक प्रमुख और दूसरा आएगा आपके प्रशासनिक प्रमुख। ठीक है, तो राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय का राजनीतिक प्रमुख तो होता है भारत का प्राइम मिनिस्टर। तो राजनीतिक प्रमुख में आप देखोगे प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री सारे निर्णय उसके द्वारा लिए जाते हैं। और अब प्रधानमंत्री निर्णय लिए उसको प्रशासनिक अधिकारियों तक कौन पहुंचाएगा? वो काम करता है भारत का मुख्य सचिव। कौन करेगा? मुख्य सचिव। तो प्रधान या मुख्य सचिव, ये इसका काम होता है कि प्रधानमंत्री ने कौन कौन से निर्णय लिए, कौन कौन से कार्य उनको करने हैं, उनका फाइलें, सरकारी फाइलों का निपटारा करने का इनका काम होता है। जितनी भी सरकारी फाइलें होती है उसका निपटारा करना किसका काम होता है?
आपके पीएमओ ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय। ठीक है, तो अगला आता है, यह सभी सरकारी फाइलों का निपटारा करता है, पहली बात। उसके बाद जो भी कार्य हुए, जो भी निर्णय लिए गए, उनको निर्देशार्थ करना या सुरक्षित रखना, ये आपके प्रधानमंत्री का कार्य होता है। जितने भी मंत्रिपरिषद ने, प्रधानमंत्री ने निर्णय लिए, उनको निर्देशार्थ करना, आदेशार्थ करना। अभी देखो क्या होता है कि सरकार हर 5 साल में चेंज होती है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वह लंबे अनुभवी होते हैं, क्योंकि आप देखते हो उनका कार्यकाल फिक्स होता है 60 वर्ष की उम्र तक, तो उनको बहुत ज्यादा अनुभव होता है। तो मंत्रिपरिषद को क्या कार्य करना है, उनको आदेश भी देगा और उनको निर्देश प्रदान करने का कार्य भी किसका होता है, आपके प्रधानमंत्री कार्यालय में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके द्वारा उनको निर्णय दिए जाते हैं। उसके बाद आता है कि विभिन्न विभागों के कार्य की देखभाल करना। ये क्या करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यों की देखरेख करना। तो यह विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के कार्यों की देखरेख करता है। जो भी विभाग है वो कौन सा कार्य कर रहा है, किस प्रकार से कार्य कर रहा है, ये सारे के सारे आपके कौन देखरेख करेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री को देश एवं विदेश से जुड़े विभिन्न मामलों पर सलाह देने का काम कौन करता है, आपके प्रधानमंत्री कार्यालय। तो अगली बात आपको ध्यान रखना है, यह प्रधानमंत्री को देश विदेश से जुड़े मामलों पर सलाह देने का कार्य करता है। इस प्रकार से हमने पीएमओ कार्यालय के बारे में देखा। इसका नामकरण 1977 में मोरारजी देसाई ने किया, जिसका राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। यह विभिन्न प्रकार की सरकारी फाइलों का निपटारा करता है। उसके बाद विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यों की देखरेख करता है और प्रधानमंत्री को सलाह देता है कि उसे किस प्रकार से कार्य करना है, कौन सा निर्णय लेना है। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। एक